आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव पर तंज कसा है और कहा है बीजेपी के लोग कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। मैं बीजेपी के लोगों को बधाई देता हूं। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश, और उन्होंने ये भी कहा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मीडिया ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। शिवपाल यादव को लेकर भी सवाल पूछा गया तो में ये बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। को लेकर क्या कहें चाचा, चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। चाचा को लेकर क्या कहें चाचा, चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। चाचा को लेकर क्या। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अलाउद्दीन। शिवपाल यादव को लेकर सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया। इससे पहले भी ये सवाल उनसे कई मौकों पर पूछा गया, लेकिन हर बार वो टालते रहे। पर इस बार वो तंज कसते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अच्छा ही है, परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। और अगर शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की चर्चा है तो मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि आजम खान पर पूछे गए सवाल पर वो जरूर बचते दिखे। देखिए 26 मार्च 2022 से जो पूरा एपिसोड शुरू हुआ है और ये उलझन सुलझने की जगह लगातार उलझती ही जा रही है। और ख़ासतौर से जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर के शिवपाल सिंह यादव ने बल्लेबाजी की थी। आप आज जब इस मौके पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने तंज के लहजे में जवाब दिया। और इस पूरे एपिसोड को मैं उस घटनाक्रम से जोड़ करके देखता हूं जब 2016 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, फैमिली में बड़ा डिस्प्यूट हुआ था। 17 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद बनते हैं। 5 साल तक पार्टी उनके पास रहती है, फिर हालांकि चुनाव के वक्त में चचा उनके साथ हो जाते हैं। तो ऐसे में आज का जो बयान मुलायम सिंह यादव का भी आया है कि समाजवादी पार्टी अब क्योंकि अखिलेश यादव के हाथों में है और तमाम जो नेता है उनको सपोर्ट करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, तो उस बयान को भी मैं बहुत महत्ता से देखता हूं कि क्या मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 2012 से 17 के बीच में मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव को बनाया था, जब बैठक, हालांकि उस वक्त तो पूरी तरह से तंदुरुस्त थे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उस वक्त भी सारा दारो मदार उन्होंने अपने बेटे पे छोड़ा था। फिर 17 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिलेश यादव बनते हैं। और आज का जो उनका इटावा का बयान था, जो हमारे साथी रिपोर्टर ने वहां पर एक्सक्लूसिव तरीके से लिया था, उसके भी मायने को इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए कि क्या अब मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से बेटे अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए हैं। और खास तौर से जिस तरह से दिल्ली में मुलाकात के लिए शिवपाल सिंह यादव गए थे, हालांकि वो हिडन मुलाकात थी, कहा यहां तक जा रहा है कि वो मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रही है। तो क्या मान लिया जाए कि अब जिस तरह से मंच पर लगातार दिखाई दिए हैं आज दोनों लोग, इसके अलावा 5 दिनों से पिछले मैनपुरी के इलाके में, इटावा के इलाके में लगातार मुलायम सिंह यादव एक्टिव भी रहे हैं। और आज 4 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को, मैनपुरी के, जिसमें भौगांव शामिल है, जिसमें किशनी शामिल है, मैनपुरी शामिल है, करहल शामिल है, उन लोगों से बातचीत की है। तो क्या एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? क्या वो एपिसोड अब अंत की तरफ जा रहा है? तो ये तमाम सवाल हैं, लेकिन हाँ, आज जो उन्होंने जवाब दिया है उससे बदस्तूर बातें निकल करके आ रही हैं कि वो सारी चीजें बहुत मायने खेज उनके लिए अब नहीं रह जाती हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए अलाउद्दीन। हालांकि जिस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे थे अखिलेश यादव, आजम खान पर भी उनसे सवाल पूछा गया, उस पर अखिलेश यादव बचते दिखे। सलमान जावेद के इस्तीफे पर जरूर अखिलेश यादव बोले हैं और ये बातें 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई, अखिलेश यादव ने इन पर यह कहा है। आजम खान पर सवाल से अखिलेश यादव बचते दिखे, जबकि सलमान जावेद के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि ये बातें 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई। सलमान जावेद ने आजम के समर्थन में इस्तीफा दिया है, आपको बता दें। और हमारे साथ जुड़े हुए लगातार अलाउद्दीन, उससे पहले आपको वो वक्तव्य सुना देते हैं, फिर चर्चा करेंगे अलाउद्दीन से। इसीलिए मैं कोई ऐसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बुलाई थी, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिखे, इसलिए मैंने कहा कम से कम आपसे नमस्कार कर लूं। आजम खान के मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अरे छोड़िए इन बातों को। आपको अगर बेरोजगारी पे बात करनी हो, महंगाई पे, तो मैं कर सकता हूँ। जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? और सीधे रुख करेंगे अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन, सवाल उनसे आजम खान को भी लेकर पूछा गया, सबसे ज्यादा चर्चा में है। सलमान जावेद ने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया, उसको भी लेकर पूछा गया। तो इस पर अखिलेश यादव ने यह कहा है कि ये बातें आज से 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सीधे तौर पर आजम खान पर कुछ भी कहने से सपा बच रही है और वही अखिलेश यादव भी करते नजर आ रहे हैं।
देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर जब आप देखेंगे इस इलेक्शन में जो 32% के करीब था और उनके सहयोगी दलों का जो है वोट फीसद करीब 36% तक गया था, तो आप ये बात को मान के चलें कि इन तमाम मुद्दों पे अंदर खाने ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं चल रही है या उस पर बात नहीं हो पा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सवालों का जवाब देने से बचे, तो शायद उनको मौजू नहीं लग रहा था कि इस वक्त उन तमाम सवालों के जवाब देने पर। हालांकि उसमें एक बात उन्होंने और भी ऐड की कि संगठन को लेकर के बड़े स्तर पर बदलाव की तरफ उन्होंने इशारा किया। ईद के बाद बड़ी समीक्षा बैठक की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी कई लोगों को दिया था, उस पर बहुत सारे सुझाव मुझको आए हैं, उस पर भी अमल करना है। क्योंकि ये जो मुद्दा है आजम खान से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्योंकि उनके निजी जो सचिव थे, उनके मीडिया सलाहकार, उन्होंने मुद्दा उठाया था, तो उसको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया भी नहीं जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया इन तमाम मुद्दों पर फिलहाल इसलिए बचते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से 2022 के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उससे कहीं ना कहीं पशोपेश पर समाजवादी पार्टी गई है और खास तौर से इस बात की उम्मीद नहीं थी समाजवादी पार्टी को कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे में जो बहुत ज्यादा हॉट मुद्दे हैं, चाहे वो चाचा शिवपाल सिंह यादव से जुड़ा हो या आजम खान से जुड़ा मामला हो या फिर एक बात जो निकल करके आ रही है कि मुसलमान भारी तादाद में उनसे नाराज है या मुसलमानों के मुद्दे पर शहीद इस्लाम का मुद्दा हो या दूसरे विधायकों का मुद्दा, उस मुद्दों पर समाजवादी पार्टी मुखर नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रणनीतिक तौर से एक बड़ा रोड मैप तैयार करके समाजवादी पार्टी मैदान में आने वाली है, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर इंटरनली जो हमारे सूत्र कहते हैं कि चर्चाएं हुई हैं और खासतौर से जो समाजवादी पार्टी की जो विधायक है भारी तादाद में, जिनकी तादाद 30 से ज्यादा है, जो मुस्लिम विधायक है, उन तमाम विधायकों से भी चर्चा हुई है। लेकिन वक्त से पहले शायद अपनी रणनीति के तहत या शायद उसका एक हिस्सा हो, वो तमाम चीजों पर बोलने से बच रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, तो आप मान रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर फिलहाल इस पर बोलने से बचा जा रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर जरूर इस सब को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ये जो विषय हाल ही में उठाए जा रहे हैं उस सब को लेकर पार्टी मंथन करे। मुमकिन है कि कोई एक रोड मैप रणनीति के तहत जो है वो अंदर ही अंदर खींचा जा रहा है और जल्द ही उस पर एक्टिव सपा नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं, देवरिया से खबर आ रही है जहां पर गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। गौरी बाजार इलाके में ये घटना हुई है। कई गांव में आग लगी है, जिनमें की पत्थरहट, असनहर में फसल जल गई है। तो गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं बीते दिनों काफी बढ़ी हैं और अब ऐसी घटना देवरिया में भी हुई है जहां पर गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। गौरी बाजार इलाके के कई गांव हैं जहां पर आग लगी है और बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। उमाशंकर भट्ट देवरिया से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमाशंकर, बताइएगा आखिर ये आग किस कारण लगी और फिलहाल स्थिति क्या है वहां? इसी जनपद में कई गांवों में लगातार गेहूं की फसलों में आग लग रही है और सभी आग जो अज्ञात कारणों से लग रही है। और जो गौरी बाजार थाना क्षेत्र का परसिया पताराहट जो गांव के आसपास जो है गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी, जिससे कई 100 बीघा गेहूं की जो फसल है वो जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि अग्निशमन विभाग लगातार इन आगों को बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक गेहूं की फसल जलकर खाक हो जाती है। ये सभी आग जो है अज्ञात कारणों से लग रही है। ग्रामीणों का कहना है, स्थानीय से बात का कहना है जो आग बुझाने की लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन आग बुझ नहीं रही है। हालांकि जो मौजूदा वक्त में जो गौरी बाजार थाना क्षेत्र के इन 3 गाँव के आसपास गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी है, उस पर आग में काबू पा लिया गया है। लेकिन जब तक आग पे काबू पाया जा रहा है तब तक जो है गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। हालांकि उस दरमियान दमकल विभाग को कई बार फोन किए गए, लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पे पहुंचती हैं तब तक गेहूं की फसल जो है खाक में तब्दील हो जाती है। जी, नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया उमाशंकर। लेकिन देवरिया में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है, बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी के लिए विधायक ने पेशकश की है। रुद्रप्रयाग के विधायक ने ये पेशकश की है और उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश रुद्रप्रयाग के विधायक की तरफ से की गई है। भरत चौधरी ने सीट छोड़ने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी जिनको कि अब चुनाव लड़ना है और भरत चौधरी रुद्रप्रयाग से जो विधायक है उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। सीएम धामी के लिए रुद्रप्रयाग के विधायक अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं। तो उत्तराखंड में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें अपनी सीट हार गए थे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। तो संवैधानिक नियम के मुताबिक आने वाले 6 महीनों में उनको वापस से चुनाव लड़के विधायक बनना जरूरी है और इसके लिए रुद्रप्रयाग के विधायक ने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, बताइए
पुष्कर सिंह धामी अब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे इस पर फिलहाल सस्पेंस है। लेकिन एक एक करके कई विधायक ऐसे हैं जो इच्छा जता चुके हैं और फिलहाल रुद्रप्रयाग के एमएलए भी ऐसी ही पेशकश करते दिख रहे हैं सीट छोड़ने की। बिल्कुल, आस्था आज मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग के दौरे पे थे, जहां पर उनके साथ स्थानीय विधायक भरत चौधरी भी थे और भरत चौधरी ने वहां पर ये बात कही कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़े। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल में के 7 जिलों में से एक डिस्ट्रिक्ट है जहां सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ। तो यहाँ पर भी बात आई है। इससे पहले हरीश धामी जो कांग्रेस के विधायक है धारचूला से, उन्होंने ये बात कही थी कि जनता अगर कहेगी तो मैं भी पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार हूँ। और इससे पहले चाहे चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी हो, कपकोट से विधायक सुरेश गढ़िया हो, तमाम विधायकों की तरफ से बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़े। हालांकि मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि क्या फैसला होगा ये फैसला हाईकमान को करना है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है और जहां से राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। आस्था, तो आप नजर बनाकर रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। राष्ट्रीय नेतृत्व जहां से कहेगा वहां से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन एक एक करके कई विधायक ऐसी इच्छा जता चुके हैं और भरत चौधरी जो कि रुद्रप्रयाग से विधायक हैं, उन्होंने हाल ही में पेशकश की है कि वो पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं। अस्सी साल के बाद दुनिया में सबसे बड़ा टैंक युद्ध होने जा रहा है। खबर यह भी कि मारियापूल अब सरेंडर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि जेलेंस्की को उनकी सबसे वफादार रेजिमेंट ने धोखा दे दिया है। यूक्रेन में इस वक्त इसी खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए वो युद्ध जहां यूक्रेन के बाद पुतिन अपनी फौज उतार सकते हैं। देखिए यूरोप का आसमान इस वक्त कैसे -डिग्री वाले तापमान में शोले बरसा रहा है। यूरोप का आसमान सबसे खतरनाक हवाई युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट क्या एक दूसरे के खिलाफ उतरने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ और इन फाइटर जेट्स का एक दूसरे से सामना हुआ या ये यूरोप और रूस की सरहद को लांघे तो क्या होगा? ऐसे हालात में क्या विश्व युद्ध रोका जा सकेगा? क्या यूक्रेन युद्ध के दौरान कहीं और परमाणु जंग के आसार बन रहे हैं? डर इसलिए क्योंकि यूरोप में जंगी जहाजों का सबसे बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है। फिनलैंड और स्वीडन को रूस ने युद्ध वाला अल्टीमेटम दे दिया है क्योंकि दोनों नेटो में जाने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। 20 दिनों में ऐसे 4 बड़े हवाई एनकाउंटर हो चुके हैं जिसमें नेटो और रूस के फाइटर आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे हवाई मुकाबले कुछ मिनटों में ही बड़े युद्ध में तब्दील हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया की नजर इन सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स पर टिकी हुई है। अगर फिनलैंड पर रूस ने हमला किया तो नेटो के पास उसे बचाने के लिए वो सब करना होगा जो वो यूक्रेन के लिए नहीं कर पाया। ऐसे में क्या नेटो के F-16 के मुकाबले में रूस का लड़ाकू जहाज सुखोई 27 उतरेगा? अमेरिका का F-16 और रूस का सुखोई 27 दोनों की टक्कर 40 साल पुरानी है, लेकिन आमना सामना पहली बार हो सकता है। पुतिन और बाइडेन के गोदाम इन दोनों विमानों से भरे पड़े हैं।
अगर यूरोप में हवाई युद्ध हुआ तो यही विमान सबसे ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन एक और टक्कर सबसे खतरनाक होगी। क्या मिग 35 के मुकाबले में सबसे फुर्तीला ग्रिपेन फाइटर जेट लड़ने वाला है? दुनिया का सबसे हैरत अंगेज और फुर्तीला जेट मिग 29 का आधुनिक रूप और नेटो का बुरा ख्वाब कहा जाने वाला ये मिग 35, इसके मुकाबले में नेटो उतारेगा स्वीडन का चीता कहा जाने वाला ग्रिपेन। दोनों की डॉग फाइट हुई तो कहना मुश्किल है तो कौन सवा शेर साबित होगा। अगर नेटो ने यूरो फाइटर टाइफून को उतारा तो उसका तूफान रोकने के लिए रूस उतारेगा अपना ही बहुत खतरनाक सुखोई 30। ये दोनों ऐसी रेंज में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे जहां 100 किलोमीटर दूर से एक दूसरे पे हमला किया जाएगा। सुखोई 30 और यूरो फाइटर की लड़ाई में बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल इस्तेमाल होगी। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो मुकाबले में होंगे 2 और फाइटर। क्या रूस का बहुत ही भरोसेमंद सुखोई 35 अमेरिका के F-15 ईगल को धूल चटा देगा? ये दोनों ही फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अगर ये यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। या फिर पुतिन के सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। ये दोनों ही स्टेलथ फाइटर जेट हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। इन दोनों का मुकाबला हुआ तो रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की टक्कर भी होगी। इसकी जीत होगी उसी के मुताबिक तय होगा कि कॉम्बैट एविएशन में रूस आगे है या अमेरिका, लेकिन इस जंग में दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मामला परमाणु हमले तक पहुंच सकता है। ऐसा डर क्यों सता रहा है? यूरोप के आसमान में ऐसा खौफ क्यों फैलने लगा है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध होगा। नेटो और रूस की लड़ाई शुरू हुई तो दुनिया का कोना कोना हिल जाएगा। क्या दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट एक दूसरे से टकराने वाले हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच 48 घंटों के अंदर 2 बहुत बड़ी खबरों ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट अटैक मोड में खड़ा कर दिया है। और वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे।